खाना खाती है तो उसे काफी अच्छा महसूस होता है और उसका गुस्सा शांत हो जाता है। इस खाने को खाने के बाद उसे अपना सा महसूस होता था। एक रिश्ता सा बन गया था। तारा भी फना के खाने को थोड़ा सा टेस्ट करती है क्योंकि उसे भी ये खाना बहुत पसंद था। एक अलग ही एक्साइटमेंट होती थी। वो जानना चाहती थी कि आखिर ये लंच बॉक्स फना के लिए रखता कौन है। पर इससे फर्क नहीं पड़ता। वो जो इंसान भी है उसकी कुकिंग स्किल्स बेस्ड है। फना उस खाने को खाने के बाद पानी पीती है अपनी वाटर बोतल से और फिर वो दोनों ग्राउंड में आकर बैडमिंटन खेलती है। अब वहां पर कॉलेज के बच्चों ने आना स्टार्ट कर दिया था। फना बैडमिंटन खेल रही थी तब वो काफी ज्यादा ही थक जाती है। बैडमिंटन खेलने के बाद वो जाकर रेस्ट करती है। तब तारा भी उसके पास आकर बैठ जाती है क्योंकि तारा भी तो उसके साथ खेल रही थी। वही वो ये नहीं जानती कि दो पैशनेट नजरें उस पर बनी हुई थी। फना अपनी नजरें चारों तरफ घुमाती है। तब उसकी नजर जाती है विक्रम पर, जो उसे गुस्से से देख रहा था। क्योंकि फना जब गेम खेल रही थी तो वो बहुत सेक्सी लग रही थी। उसकी बॉडी से पसीने की बूंदें टपक रही थीं और उसका मखमली सा बदन चमक रहा था, जो विक्रम को बिल्कुल पसंद नहीं आया। विक्रम गुस्से से फना को देखता है और उसके बाद वो क्लास में चला जाता है। फना विक्रम के एक्शन को देखकर ही डर जाती है। वो सोच लेती है कि आज वो विक्रम के सामने नहीं जाएगी, वरना अगर ये आदमी उसे अकेले में पकड़ लेगा तो छोड़ेगा नहीं। उसे विक्रम से डर लगता था, जबकि वो खुद इतनी पावरफुल है। फिर भी विक्रम की आंखों से ही क्यों डर जाती है वो, और उसे ऐसा लगता है कि उसे वॉशरूम जाने की जरूरत है। इसलिए वो तारा को लेकर वॉशरूम में जाती है। जब वो थोड़ी देर में फ्रेश होकर बाहर आती है तो तारा ने कहा, तुझे अचानक से क्या हो गया था? फना ने शर्माते हुए कहा, मुझे खुद भी नहीं पता, लेकिन आज मैं क्लास अटेंड नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन क्यों फना? तुझे पता है ना कि तू फिजिक्स में पहले से ही कितनी कमजोर है। वो तो माधव सर है, तो तुझे ठीक से समझा देते हैं। इस वजह से तू थोड़ा बहुत समझ भी रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी वो मेरे सामने होते हैं, मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है और मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं कहाँ पर हूँ। मैं बस उन्हें देखते रह जाती हूँ और लेक्चर खत्म भी हो जाता है। ये मेरे लिए डेंजरस है। मुझे माधव सर से दूरियां बनानी होगी, वरना मैं फेल हो जाऊंगी। तारा जोर जोर से हंसते हुए बोली, अब तू उन पर लाइन मारती रहती है पूरे वक्त और अपने दिमाग में वो वाली थॉट्स रखती है, तो ये सब तो होगा ही ना। तेरा फॉक्स ही नहीं होता है। तुझे मैनेज करना ही नहीं आता है कि रोमांस के टाइम पर रोमांस किया जाता है और पढ़ने के टाइम पर पढ़ाई पर फोकस किया जाता है। तारा की बातें सुनकर फना ने कहा, तू मुझे ऐसे समझा रही है जैसे तुझे तो बहुत एक्सपीरियंस है। तेरी लाइफ में अभी कोई आया भी नहीं है। फना को गुस्से में देखकर तारा ने कहा, हम अखंड सिंगल लोग ही तो दूसरों को लेक्चर देते हैं। जरूरी नहीं है कि मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं हूं तो मुझे इस बारे में कोई खबर नहीं होगी। मैंने अपने दोस्तों को देखा है। वो लोग तो सिर्फ हर वक्त ब्रेकअप करते रहते हैं और मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस वजह से मैं अखंड सिंगल हूँ और अपने काम से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। प्यार और मोहब्बत जैसी चीज तो बेवकूफ लोग करते हैं, जिनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं होता है। इसलिए वो टाइम पास करने के लिए किसी न किसी बकरे को ढूंढ लेते हैं। बट मेरे पास बहुत सारा काम है। इस वजह से मैं इन सब चीजों में पड़ना भी नहीं चाहती हूँ। तारा के शब्दों को सुनने के बाद फना का मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है जैसे वो बोल रही हो, अपना मुंह बंद कर ले, वरना तेरा जबड़ा तोड़ दूंगी। फना ने तारा को तिरछी नजरों से देखते हुए कहा, तू मुझे ताना मार रही है। तू कहना क्या चाहती है कि मैं बेवकूफ हूँ? मैं बेली रहती हूँ। मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं है, इसलिए मैं टाइम पास कर रही हूँ माधव सर के साथ। दिल जैसी तो कोई चीज नहीं होती। मोहब्बत तो खिलौना होता है ना। तू जो बोलना चाहती थी, मुझे सब समझ में आ गया। मुझसे बात मत करना। फना ने गुस्से से तारा को डांटते हुए कहा, तू मुझसे दूर रहेगी अब। मैं सब समझ चुकी हूँ। मेरी दोस्त नहीं है तू, दुश्मन है मेरी, दुश्मन। तारा अपनी जीभ काट लेती है कि ये उसने क्या बोल दिया है।
फना गुस्से में पैर पटकते हुए बाथरूम से बाहर निकल जाती है और क्लास में पहुंचते हुए बड़बड़ाने लग जाती है। किसी को भी मेरी पड़ी ही नहीं है। सबको लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ और मैंने किसी से दिल लगा लिया, तो इसमें मेरी क्या गलती है? वो तो मेरे दिल की गलती हुई ना, इसमें दिमाग का क्या कसूर है? सब दिमाग को बोलते हैं, दोस्त दोस्त ना रहा। वही तारा भी फना के पीछे भागते हुए आती है और बोली, यार प्लीज, गुस्सा क्यों हो रही है तू? मेरी बात तो सुन, मैंने तुझे नहीं बोला था यार, ये तो उन बेवकूफ लड़कियों के लिए था। व्हाट डू यू मीन? उनमें से मैं भी एक हूं, तो तुम मुझे ही बोल रही थी ना? फना गुस्से से तारा से बोली, तुम मुझसे बात मत करना। वही विक्रम देखता है कि ये दोनों आपस में क्यों लड़ रही है, तो वो उन दोनों को डांट देता है, तो चुपचाप दोनों अपनी जगह पर जाकर बैठ जाती है। वहीं सोनाक्षी देखी है कि फना का मुंह सुबह से ही बना हुआ है। ये देखकर तो उसे अच्छा लग रहा था, क्योंकि कल रात से इस लड़की ने सबकी नाक पर दम करके रखा हुआ था। कल जब दादू और पापा ने इसकी बात नहीं मानी, तो ये गुस्सा होकर बैठ गई थी और इसने खाना भी नहीं खाया था, जिस वजह से वह दोनों बहुत परेशान हो रहे थे और ज्यादा वो दोनों इसको झेलेंगे नहीं। जहां से आई थी, अच्छा होगा कि ये चली जाए यहाँ से। सोनाक्षी की आंखों में फना खटकती थी। उसका बस चले तो वो इस लड़की की जान ले ले। फना उदास होकर विक्रम को देखती है। विक्रम भी फना के चेहरे को देखकर ही समझ जाता है कि आज उसकी बेबी डॉल बहुत उदास है और शायद रात में ये रोई भी है। विक्रम को ये सब कुछ पहले से ही मालूम था। वो अकेले में उससे मिलना चाहता था। तभी वहां पर एक नई टीचर आती है, जिसने 2 दिन पहले ही ज्वाइन किया था, और वो विक्रम को देखकर मुस्कुराने और शर्माने लग जाती है, क्योंकि उसे विक्रम की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगती थी। विक्रम किसी से बात नहीं करता था, किसी एक शख्स से भी नहीं। उसे टीचर का नाम था माधवी। माधवी जब विक्रम को देखती है तो वो धीरे से बोली, गुड मॉर्निंग माधव सर, आपने मुझे बुलाया? विक्रम ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए माधवी से कुछ कहा और उसके बाद उसे एक रजिस्टर दे दिया। फना देख रही थी कि कैसे माधवी मैम विक्रम को देखकर शर्मा रही है। साफ पता चल रहा था कि वो विक्रम पर लाइन मार रही है। फना को बहुत तेज गुस्सा आता है और उसे जलन होने लग जाती है। फना क्लास से बाहर आ जाती है तारा के साथ। उसके बाद वो गुस्से से बोली, जिसे देखो बस मेरी जिंदगी में जहर घोलने आ जाता है। तारा, मेरा पीछा क्यों कर रही है तू? मैंने कहा ना, मुझसे बात मत करना तू। यार फना, तू क्या छोटी छोटी बातों पर बच्चों की तरह मुंह फुला देती है? किसी की तो सुन लिया करना। सबको मुझ में ही कमियां नजर आती है। मैं ही बेवकूफ हूँ, मैं ही बुद्धू हूँ और नालायक हूँ ना? नहीं हूँ मैं तुम लोगों की तरह इंटेलिजेंट। मुझे समझ में नहीं आती है चीजें। हाँ, मुझे सब कुछ लेट समझ आता है, जब चीज खराब हो चुकी होती है। नहीं हूँ मैं इंटेलिजेंट, तो इसमें मेरी क्या गलती है? फना रोने लग जाती है और वो गुस्से से बोली, और ये सर, इन्हें तो कोई मिल गई है। मेरी तरफ एक नजर देख भी नहीं रहे हैं। मुझे ऐसे इग्नोर कर रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं हूँ। एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कि क्यों मैं इतनी उदास हूँ और क्यों उनसे बात नहीं कर रही हूँ। कोई पड़ी ही नहीं है उनको। तब तारा को समझ में आता है कि फना के गुस्सा होने की वजह ये है कि उसे जलन हो रही है। माधवी मैम को विक्रम के साथ देखकर फना अंदर से जल भूनकर राख हो चुकी है। फना गुस्से से देखती है कि विक्रम के पीछे पीछे माधवी मैम आ रही है। उसके बाद वो अचानक से आकर विक्रम के शोल्डर को पकड़ लेती है और उन्हें संभालने के चक्कर में विक्रम उन्हें कैच कर लेता है। ऐसा लगता है जैसे कि दोनों ही एक दूसरे को चूम रहे हैं। ये देखकर तो फना गुस्से में वहीं पैर पटकती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसका रोना निकल जाता है। विक्रम की नजर उसके कांपते हुए होठों पर जाती है, तो वो माधुरी मैडम को सीधा ही छोड़ देता है और उसके हाथ कांप जाते हैं, क्योंकि उसकी मोटू उसे ऐसे देख रही थी जैसे निगल जाएगी। फना गुस्से में विक्रम को दांत पीसते हुए देखती है, जैसे बोल रही हो, दोबारा अपनी ये गंदी सी शक्ल लेकर मेरे पास कभी मत आना, तुम चीटर छिछोरे। फना गुस्से में कैंटीन में आकर बैठ जाती है। उसके बाद अपने आंसू साफ करती है। अब उसका किसी से बात करने का दिल नहीं कर रहा था।
सब उसका दिल क्यों दुखाते रहते हैं। किसी को कोई परवाह नहीं है उसकी, कोई भी मेरे को प्यार नहीं करता। फना की रोता हुआ देखकर तारा उसके पास आती है और फना का चेहरे ऊपर करते हुए बोली, क्यों ऐसे रो रही है तू? तारा फना से बोली, मैं समझ गई हूं, तू बस अकेला महसूस कर रही है। मुझे किसी से कोई बात ही नहीं करनी है, बहुत हो चुका, सब बस मेरा इस्तेमाल करना चाहते हैं। सर, उन्हें तो कोई नई मिल चुकी है, मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हैं, क्या मैं इतनी बुरी हूं? फना अपने फोन को देखती है तो वहां पर उसके पापा का मैसेज आया था, जिसमें लिखा हुआ था कि बेटा तुम ठीक हो। फना अपने पापा को रिप्लाई करती नहीं है, लेकिन वो खुद से ही बोली, हुह पापा, आपसे भी बात नहीं करूंगी मैं, बहुत बुरे हैं सब। वही फना कोई भी क्लास दोबारा नहीं लगाती है। तारा भी उसके पास बैठी होती है और फोन में वो कुछ देख रही थी। फना वहां से उठकर चली जाती है। तभी वहां पर विक्रम आ जाता है। वो फना को देखते हुए बोला, आखिर क्या हुआ है तुम्हें? क्लास क्यों नहीं अटेंड कर रही हो तुम? जब तुम्हारी नोटबुक चेक होगी तब तुम्हें कुछ आता ही नहीं होगा। वैसे तो तुम नालायक हो, क्लास में तुम्हारा ध्यान नहीं रहता है, लेकिन आज तो क्लास ही नहीं अटेंड कर रही हो। फना ने रूढ़ होकर कहा, आपको क्या फर्क पड़ता है, जाइए यहाँ से। मेरे कोई पर्सनल टीचर नहीं हो आप, और अगर किसी ने हमें ऐसे साथ में देख लिया ना, उसके बाद आप तो इस कॉलेज से जाएंगे और मेरा भी पढ़ना लिखना बंद हो जाएगा। जाइए यहाँ से। वो इतनी बदतमीजी से बोलती है कि विक्रम गुस्से से उसे देखता है। विक्रम की आंख दिखाते ही फना का सारा गुस्सा एकदम से छू हो जाता है और डर की वजह से वो नजरें नीचे कर लेती है। विक्रम ने गुस्से से उसे डांटते हुए कहा, बहुत बदतमीज हो गई हो तुम, तुम्हें मैं बाद में पनिशमेंट दूंगा, अभी जाकर क्लास अटेंड करो। हुआ क्या है तुम्हें? ऐसे मुंह लटकाकर क्यों चल रही हो? किसी ने कुछ कहा है? किसकी इतनी हिम्मत जो मुझे कुछ बोल दे? आपको मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? जाकर माधवी मैडम से बात करिए ना, बहुत चिपक रहे थे उससे। फना जब ऐसा बोलती है तो विक्रम समझ नहीं पाता कि आखिर उसकी मोटू कहना क्या चाहती है। वो फना को डांटते हुए बोला, जाओ यहाँ से, क्लास अटेंड करो, और अगर मुझे बाहर घूमते हुए दिख गई ना तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। विक्रम की डांट सुनने के बाद भी फना वहां से हिलती नहीं है। वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, आप होते कौन है मुंह? मुझ पर ऐसे ऑर्डर जमाने वाले मैंने आपको ये हक नहीं दिया है। मुझसे इस लैंग्वेज में बात मत कीजिएगा। मुझसे कोई भी ऊंची आवाज में बात नहीं करता है और मुझे पसंद भी नहीं है। विक्रम की भौहें उचक जाती है और वो गुस्से से फना को देखते हुए बोला, मोटू, तुम्हारी टांगे जानती हो ना कि कहाँ होगी? डोज नहीं मिला ना तुम्हें, इस वजह से तुम्हारी जुबान ज्यादा चल रही है। विक्रम की धमकी से फना डर जाती है। फिर वो अपनी टांगों को देखने लग जाती है और अचानक से इमेजिन करने लग जाती है अपनी टांगों को विक्रम के हाथों में, जिससे उसके गाल टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं। वो विक्रम को घूर घूर कर देखती है, जैसे बोल रही हो, आपको और करना आता भी क्या है? ये सब कुछ जाकर माधवी मैम के साथ क्यों नहीं करते? बहुत चिपक रहे थे उसके साथ। फना विक्रम से बहुत गुस्सा हो जाती है। उसके बाद वो वहां से चली जाती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फना अपनी स्टडीज पर फोकस कर रही थी क्योंकि उसके पेपर आ रहे थे। वहीं पर जब वो विक्रम को इग्नोर करना शुरू कर देती है तो विक्रम को ये चीज बर्दाश्त नहीं होती। फना अपने कमरे में बैठी हुई थी और पढ़ाई कर रही थी। उसने सोच लिया था कि उसे अब जिंदगी में कुछ करना है। कोई भी उसकी वैल्यू नहीं करता है। फना को एक अननोन नंबर से कॉल आता है, जिसे फना इग्नोर कर देती है। लेकिन जब बार बार कॉल आ रहा था तो फना इरिटेट हो जाती है और गुस्से में जाकर बालकनी में फोन को पिक करते हुए चिल्लाकर बोली, कौन हो तुम? दूसरी तरफ से फना को कोई आवाज सुनाई नहीं देती है तो फना गुस्से में फोन को घूर कर देखते हुए बोली, एक तो मेरा टाइम वेस्ट कर दिया, ऊपर से अब ये कौन है जो इतना भाव खा रहा है? फना कॉल कट कर देती है। दूसरे ही पल उसे वापस कॉल आ जाता है। फना देखती है उसे, पर उसे समझ में ही नहीं आता कि आखिर कौन है जो उसे इतनी रात को परेशान कर रहा है। क्या वो जानता नहीं है कि फना राणा कौन है? फना गुस्से से फोन पर चिल्लाते हुए बोली, यू मिस्टर, तुम जो भी हो,
मुझे परेशान करना बंद करो। मैं पहले से ही बहुत इरिटेट हो चुकी हूँ। तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी तो तुम्हारे घर से तुम्हें उठा लिया जाएगा। तुम आखिर इतनी गुस्से में क्यों हो? फना के कान में जैसे ही ये गरजती हुई आवाज जाती है, वो डर जाती है और अपने फोन को खोल कर देखती है। ये कोई और नहीं, विक्रम था। फना के हाथ से फोन छूट जाता है और उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ जाती है। ऐसा लग रहा था कि विक्रम की वो आवाज फना को काट देगी। इतनी ज्यादा डरावनी लग रही थी। फना की आंखों में मोटे मोटे आंसू आ जाते हैं और वो गुस्से में कॉल कट कर देती है। वही विक्रम अपने फोन को देखता है। उसकी मोटू की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि वो उसका कॉल भी कट कर रही है। विक्रम गुस्से में मिरर पर पंच मारता है और उसके बाद वो अपने सामने लगे मिरर में कुछ देखने लगता है। फना कॉल पिक करते हुए चिल्लाकर बोली, आखिर क्या चाहते हो आप मुझसे? आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना। हमारे बीच जो भी कुछ था, भूल जाइए उसे। कुछ नहीं हो सकता आगे जाकर। मैं बस बहक गई थी। मुझे कोई आपसे इश्क विश्क नहीं हो गया था। विक्रम गुस्से से फना को एक शब्द बोलता है, शट अप मोटू। फना कॉल कट कर देती है। 10 मिनट बाद फना को ऐसा लगता है जैसे उसकी बालकनी में कोई आ गया है। वो अपनी नोटबुक को बंद करती है और बालकनी में जाकर चेक करती है तो कोई उसके मुंह पर हाथ रख देता है और उसे घसीटते हुए बाथरूम में ले जाने लग जाता है। उसका रोना निकल जाता है। फना तड़पने लग जाती है और उस आदमी से खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो उसे एक हाथ से उठाकर बाथरूम में ले जाता है और वहां पर बंद कर देता है। फना गुस्से से उस आदमी के शोल्डर पर जोर से काट लेती है और चिल्लाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी उसके बदन को पकड़कर वॉल से लगा देता है। फना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फना गुस्से से उस आदमी को मारने लग जाती है, लेकिन कहाँ छोटी सी फना और कहाँ वो हट्टा कट्टा आदमी। फना उसके आगे कुछ भी नहीं थी। फना जमीन पर गिर जाती है और पीछे की तरफ खिसकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन नाकामयाब हो जाती है और रोने लग जाती है। प्लीज मुझे जाने दो, मेरे साथ कुछ मत करो। कौन हो तुम? फना के गले से आवाज नहीं निकल रही थी और उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया था। उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। इस वक्त उसके दिल की धड़कन ही रुक गई थी। वो आदमी फना की तरफ अपने कदम बढ़ाने लग जाता है। फना पीछे की तरफ खिसक रही थी। वो उठ नहीं पाती है और उसके ऊपर सामान फेंकने लग जाती है, लेकिन वो आदमी दूसरे ही पल फना का हाथ उसकी पीठ से लगा देता है, जिससे फना दर्द से कराह उठी। उसके बाद अपने कांपते हुए होठों से कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसके होंठ कांपने लग जाते हैं और गले से आवाज नहीं निकलती है, मानो जैसे उसका दिमाग उसका साथ नहीं दे रहा है। वो आदमी अपने हाथों को आगे बढ़ाता है और फना के कोमल से होठों को छूता है और उन्हें जैसे ही रगड़ता है, फना के मुंह से एक सिसकी निकल जाती है। आह! वो आदमी फना के चेहरे को सहलाता है और फिर उसकी गर्दन पर अपने हाथों को रखकर उसे छूता है, जैसे मानो कि वो फना के डर को फील कर रहा है। प्लीज मुझे जाने दो, मेरे साथ कुछ गलत मत करना, मैं अभी बहुत छोटी हूँ। फना उस आदमी को डरते हुए देखती है। जैसे ही वो आदमी अपना नकाब उतारता है, फना की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अभी तक उसकी आंखों में जो आंसू थे, वो गुस्से में तब्दील हो जाते हैं। वो उस आदमी के सीने पर जोर से मुक्का मार देती है और चिल्लाते हुए बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई? कोई ऐसे डराता है क्या? आपको पता भी है, मेरा दिल मेरे मुंह में आ गया था। फना जोर जोर से रोने लग जाती है और उस आदमी के सीने पर काटने लग जाती है। वही वो आदमी उसे बाहों में भर लेता है और फना के माथे को चूम लेता है। फना के मोटे मोटे सूजे हुए गालों पर जब वो किस करता है, तो फना गुस्से में मुंह फुला लेती है और दूसरी तरफ मुंह करते हुए बोली, रहने दीजिए, अभी तो हार्ट अटैक दे दिया था मुझे। मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी है। ऐसा कौन करता है? फना जोर जोर से रो रही थी तो विक्रम उसे शांत करने लग जाता है। उसकी मोटू बहुत ज्यादा डर गई थी। फना जब शांत होती है, वो नजरें उठाकर विक्रम को देखती है, लेकिन कुछ बोलती नहीं है। विक्रम फना के मोटे मोटे गालों को वापस से चूमता है और उसकी गर्दन को सहलाते हुए बोला, क्या बोल रही थी तुम कि तुम्हें कोई इश्क विश्क नहीं हुआ है? मुझे इग्नोर कर रही हो? कुछ दिनों से तुम्हारे ड्रामे देख रहा हूँ।
फना ने चिल्लाते हुए कहा, आपने मुझे अभी हार्ट अटैक दे दिया था। मुझे लगा कि मुझे कोई किडनैप करने आ गया और मेरे साथ गलत करेगा। आप यहाँ पर आए कैसे? किसी ने देखा तो नहीं, आप जानते भी हैं आपने अपनी जान को खतरे में डाल दिया है। अगर मेरी दादू और पापा को पता चल गया ना, तो वो आपको मार डालेंगे। फना विक्रम की फिक्र करते हुए बोलती है। वो विक्रम से बोली, प्लीज आप यहाँ से जाइए, हम कल मिलेंगे। इससे पहले कि कोई आपको पकड़ ले। सीसीटीवी फुटेज लगे हुए है चारों तरफ। आप आखिर आए तो आए कैसे? तुम्हारे लिए आया हूं, तुम मुझसे बात नहीं कर रही थी। विक्रम ने फना की आंखों में देखते हुए कहा। इस पर फना ठहर जाती है और वो विक्रम की आंखों में देखते हुए सोचने लग जाती है। मैं उनसे बात नहीं कर रही थी, इसलिए अपनी जान का रिस्क लेकर मेरे घर में घुस गए हैं। ये जानते भी नहीं कि उन्होंने क्या कर दिया है। फना विक्रम के चेहरे को पकड़ते हुए बोली, हम कल बात करेंगे। मैं कल आपसे मिलती हूँ ना। प्लीज अभी जाइए यहाँ से। इससे पहले कि दादू आ जाए और पापा को पता चल गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। फना विक्रम को समझाती है। प्लीज जाइए ना यहाँ से। लेकिन विक्रम फना के होठों को बंद कर देता है और उसे पैशनेट किस करने लग जाता है। फना विक्रम को बार बार कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन विक्रम उसकी एक भी नहीं सुनता और लगातार बस उसके होठों को चूमता है, जिससे फना उसे बोलना बंद कर देती है। और फिर विक्रम फना की गर्दन को सहलाते हुए उसकी कमर को सहलाने लग जाता है। फना भी विक्रम की परफ्यूम की फ्रेगनेंस में खुश हो जाती है और उसके बाद वो भी उसे चूमने लग जाती है। फना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके दिल में बहुत दर्द हो रहा था। इतने दिनों से उसे रोना जो आ रहा था, आज रोना विक्रम को देखते ही 2 गुना बढ़ गया था। वो दोनों ठीक से वक्त नहीं बिता पा रहे थे। विक्रम फना को किस करना बंद करता है तो फना गहरी सांस लेती है और फिर अपनी आंखें खोलकर विक्रम को देखती है। विक्रम फना के आंसू साफ करता है और फिर उसके गालों को सहलाते हुए बोला, मोटू डोंटी क्राई। फना ने विक्रम को देखते हुए कहा, पता नहीं क्या हो गया है सर, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मेरा दिल करता है कि मैं यहाँ से बहुत दूर भाग जाऊं। ये मेरी दुनिया नहीं है। विक्रम फना को जोर से हक कर लेता है और फना उसकी गर्दन में अपना मुंह छुपा लेती है और फूट फूट कर रोने लग जाती है। विक्रम समझ रहा था फना की फीलिंग्स को, क्योंकि उसकी मोटू बेबी डॉल इस माहौल में कभी बड़ी नहीं हुई। यहाँ पर उसे जैसे रखा जा रहा था, वो फना से और नहीं सहन होता है। विक्रम इसीलिए ही फना से मिलने आ गया था, क्योंकि वो जानता था कि उसकी मोटू उसके बिना नहीं रह पाएगी। जैसे वो तड़प रहा है उसके लिए, वो भी उसके लिए उतना ही तड़पती है। फना विक्रम के चेहरे को देखते हुए बोली, मुझे ले चलिए सर यहाँ से बहुत दूर। मुझे नहीं रहना यहाँ पर। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। सब कुछ अधूरा सा महसूस होता है। कोई भी यहाँ पर मुझे समझता ही नहीं है। फना की फीलिंग्स को समझते हुए विक्रम ने उसे समझाते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, हम जल्दी निकलेंगे सब चीजों से। बस एक बार तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाए। फना विक्रम को देखते हुए सवाल करती है, मेरी याददाश्त से आपको क्या लेना देना है? विक्रम ने फना की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारी याददाश्त वापस आना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही मैं तुम्हें याद आऊंगा कि कौन हूं। आप कौन हो सर? क्या हम दोनों पहले से ही रिलेशनशिप में थे, मेरी याददाश्त जाने से पहले? विक्रम फना की आंखों में देखते हुए उसे सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि ये सही वक्त नहीं है। वही वो फना के होठों को वापस से चूम लेता है और फिर बोला, तुम फिक्र मत करो मोटू, तुमने खाना नहीं खाया? आपको कैसे पता कि मैंने अभी डिनर नहीं किया है? मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था सर। फना बच्चों की तरह बुदबुदाते हुए बोलती है, मुझे यहाँ का खाना अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे बाहर जाकर खाना है, पर ये लोग मुझे बाहर भी नहीं जाने देते। मुझे जैसे कैद करके रख दिया है। हर वक्त बॉडीगार्ड चलते हैं मेरे साथ, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे घुटन होती है। मैं इन सब चीजों के लिए नहीं बनी हूँ। विक्रम ने फना की गर्दन को सहलाते हुए कहा, मोटू ज्यादा मत सोचो और डिनर करो। इतनी कमजोर हो गई हो तुम 3-4 दिन में ही। बिल्कुल भी खाने पीने पर ध्यान नहीं देती हो।
कैसी बातें कर रहे हो सर? मेरा डबल चिन आ गया है। आपको पता है, मोटी हो गई हूं मैं। पहले मेरा वेट कम था, अब तो और बढ़ गया है। फना ने नाराजगी से कहा। विक्रम ने अपनी मोटू के डबल चीन पर किस करते हुए कहा, किसने कहा कि तुम मोटी हो? तुम तो क्यूट और प्यारा सा गुड्डा जैसी हो, मोटू बच्चे। सच्ची सर, आप मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे? फना ने भाव में कुछ खाते हुए कहा। विक्रम ने फना के गालों को सहलाते हुए कहा, तुम मुझे क्या बोल रही थी कि हमारे बीच में जो कुछ भी था वो सब कुछ एक झूठा था। तुम सिर्फ बहक गई थी। फना नजरें चुराने लगती है और अपने दांत दिखाने लग जाती है। विक्रम ने गुस्से से फना के चेहरे को जोर से दबा दिया, जिससे फना के गाल लाल हो जाते हैं और दर्द करने लग जाते हैं। वो अपने होठों को खोलकर कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन विक्रम ने उसके चेहरे को इतनी कसकर प्रेस किया हुआ था कि फना कुछ बोल नहीं पाती। उसने नाराजगी से विक्रम को देखा, जैसे बोल रही हो, ये आप क्या कर रहे हो? आपके गाल नहीं है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप मेरे गालों के साथ खेलोगे। विक्रम ने भौहें उचकाते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी जुबान ज्यादा ही चल रही है? तुम्हारे लिए तो वो सब कुछ एक खेल था ना। अभी अपने दांत दिखाकर तुम साबित क्या करना चाहती हो? तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें ऐसे देखकर मैं बहक जाऊंगा और तुम्हें माफ कर दूंगा? पनिशमेंट तो तुम्हें जरूर मिलेगी। ऐसा बोलते हुए विक्रम फना को पलट देता है और उसके बाद उसकी स्कर्ट को ऊपर करता है। सर नो! ऐसा मत करिए, दुखता है। फना ने अब भी इतना ही कहा था कि स्पैंक स्पैंक स्पैंक। आहा मम्मा! फना का चेहरा लाल हो जाता है और उसके गाल टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं। उसके बम पर विक्रम की उंगलियों के निशान बने हुए थे। फना अपने होठों को दांतों के नीचे दबा लेती है और गुस्से से विक्रम को कोसने लग जाती है। विक्रम फना को ऐसे कई बार हिट करता है जिससे फना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो पलटकर गुस्से में बोली, चले जाइए यहाँ से। हर वक्त बस आपको यही करना होता है मेरे साथ। कोई छोटी बच्ची हूँ जो ऐसे मारते हो मुझे? आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। कितना दर्द होता है, आपने कभी सोचा आप कैसे फील करोगे? फना की शिकायत से विक्रम ने उसे अपने पास खींच लिया। उससे फना को बैठने में काफी ज्यादा परेशानी होती है क्योंकि उसका वो एरिया सुन्न हो गया था। विक्रम ने फना की आंखों में देखते हुए कहा, आइंदा अगर तुमने कुछ ऐसा कहा ना, तो इससे भी गंदी पनिशमेंट मिलेगी तुम्हें। तुम्हें समझ में नहीं आता है कि कब क्या बोलना होता है। तुम्हारी जान भी ले सकता हूं मैं इसके लिए। अभी तो बस तुम्हें हिट करके छोड़ दिया है। फना की आंखों में मोटे मोटे आंसू आ जाते हैं। वो गुस्से से बोली, आपको किसने ये हक दिया है कि आप मुझे हिट करो? विक्रम फना को अपनी बाहों में भरता है और उसके होठों को चूम कर बोला, ये हक तुम पर मेरा जब से है। जब से मेरी जिंदगी में आई हो, तुम और दोबारा ऐसी गलतियां करोगे तो फिर से पड़ेगी। फना नाराज हो जाती है और उसके बाद वो उठकर विक्रम की गोद से जाने लग जाती है। अब जा सकते हैं आप यहाँ से। कोई प्यार व्यार नहीं करना आता है आपको? बस हमेशा मुझे डराते रहते हो। फना उठकर वहां से जाने लग जाती है। वैसे ही वो अपने बम पर हाथ लगाती है क्योंकि वहां पर उसे पेन हो रहा था। विक्रम ये देखकर हल्का सा हंस देता है तो फना छूट जाती है। उसके बाद वो गुस्से में विक्रम को मुक्का दिखाती है, जैसे बोल रही हो, अगर दोबारा हंसे तो मैं आपके दांत तोड़ दूंगी। अपनी नाराज मोटू को देखकर विक्रम उसे अपने पास खींचता है और फिर उसके चेहरे को पकड़कर वापस से उसे प्यार करने लगता है। लेकिन इस बार फना उसका साथ बिल्कुल भी नहीं देती है और उसे लगातार इग्नोर करती है, तो विक्रम गुस्सा हो जाता है। फिर वो फना को वहीं फर्श पर लेटाकर उसके ऊपर आ जाता है। फना को अपने पैर विक्रम की कमर पर होल्ड करने पड़ते हैं और वो विक्रम के नीचे दब जाती है। फना ने चिढ़कर कहा, अब क्या हुआ आपको? वैसे तो बड़ा पनिश कर रहे थे, अब आपको प्यार करना है मुझे? कोई जरूरत नहीं है दिखावा करने की, इसलिए मैंने बोला था कि मुझे ये सब झूठ लगता है। विक्रम ने फना के चेहरे को पकड़कर गुस्से से कहा, कुछ भी झूठ नहीं है। तुम मुझे अपने सामने देख रही हो, ये सच है। तुम्हारे सपने में आता हूं मैं, तुम्हारे साथ सब कुछ करता हूं।
मैं जानता हूँ कि तुम किस तरह की हरकतें करती हो रात में, मुझे याद करते हुए। तुम्हारी ये उंगलियां बहुत काम आती हैं तुम्हारे। ऐसा बोलते हुए विक्रम फना को डांट मारता है, जिससे फना शर्मा ही जाती है। वो विक्रम को घूरकर देखते हुए बोली, क्या बकवास कर रहे हो आप? आपने कभी मुझे देखा थोड़ी है। ऐसे ही इल्जाम लगाओगे मुझ पर। विक्रम ने फना के हाथों को देखते हुए कहा, मैं जानता हूं कि मुझे इमेजिन करके तुम क्या करती हो मोटू बेबी डॉल। बहुत मिस करती हो ना मुझे। विक्रम फना के हाथों को पकड़ता है तो फना एकदम से टमाटर की तरह लाल हो जाती है। वो नजर चुराते हुए बोली, आप कुछ भी बोल रहे हो, ऐसा नहीं है। आप इतने भी खास नहीं हो कि मैं आपको इमेजिन करके कुछ करूंगी अपने साथ। विक्रम फना के गालों को हल्का सा थपथपाता है और फिर उसके होठों को जोड़कर बोला, बताऊं मैं तुम्हें। ऐसा बोलते हुए विक्रम फना की स्कर्ट के अंदर अपना हाथ ले जाता है और बोला, यू आर वेट बेबी डॉल। फना टमाटर की तरह लाल हो जाती है। अब उसके पास शब्द नहीं थे बोलने के लिए। विक्रम फना की स्कर्ट को ऊपर कर देता है और फिर फना को जैसे ही कुछ महसूस होना शुरू होता है, वो चौंक जाती है। विक्रम को घूरते हुए बोली, सोचिएगा भी मत, अभी कुछ नहीं होना है हमारे बीच में। हम दोनों बाथरूम में हैं। मेरी फैमिली आ गई ना, तो हम दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेंगे, इसलिए भूल जाइए। यहाँ तो कुछ भी नहीं होने वाला है। विक्रम फना के चेहरे को देखता है, पर कुछ बोलना नहीं है, जिससे फना अनकंफर्टेबल फील करने लग जाती है, क्योंकि वो समझ रही थी कि विक्रम आखिर क्या ही चाहता है और वो अपनी आंखों से उसे क्या बोल रहा है। फना विक्रम की आंखों में देखती है, लेकिन इजाजत नहीं देती है उसे आगे बढ़ाने की, जिससे विक्रम इरिटेट हो जाता है और फिर वो फना की गर्दन पर किस करने लगता है। फना कुछ दिनों से बहुत उदास थी। इस वजह से वो विक्रम के साथ रोमांस नहीं करना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि आगे जाकर वो दोनों कोई मुसीबत में पड़ जाए। विक्रम को यहाँ से निकालना बहुत जरूरी है, वरना ये उसका आखिरी दिन भी हो सकता है। फना को इसकी फिक्र हो रही थी। फना विक्रम को समझाते हुए बोली, सर, ये सब छोड़िए ना, रोमांस हम बाद में भी कर सकते हैं। अभी आप यहाँ से जाइए। कल मैं आपसे मिलती हूँ ना, मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही है। कुछ हो गया तो? विक्रम ने फना के चेहरे को देखते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो मोटू, मुझे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। इतनी हिम्मत नहीं है किसी में, और यहाँ पर मैं तुमसे मिलने आया हूँ, ये जानने के बाद भी कोई कुछ नहीं कर सकता। सर, कोई मूवी नहीं चल रही है जो बड़े बड़े डायलॉग मारोगे और सब कुछ हिट हो जाएगा। ये रियल लाइफ है, आपकी जान जा सकती है। मेरी फैमिली को नहीं जानते हो क्या? कितनी डेंजरस है। मैं नहीं चाहती कि अभी अभी हम दोनों के बीच में जो प्यार से मोमेंट्स बीत रहे हैं, वो सब जल्दी खत्म हो जाए। अगर आप मेरी वजह से मारे गए, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। आप मेरे प्रोफेसर भी हो और मैं आपको पसंद भी करती हूँ। यही मेरी कमजोरी बन चुका है। विक्रम जब जब फना के मुंह से सुनता था कि वो उसे पसंद करती है, तो विक्रम के दिल के धड़कनें बढ़ जाती थीं और वो अपनी मोटू के गालों को वापस से किस करता है और उसे उठाकर वापस अपने गोद में बैठा लेता है। दोनों बहुत इंटीमेट मोमेंट्स में थे और विक्रम उससे अलग नहीं होना चाहता था। विक्रम ने फना के सारे कपड़े भी लगभग खोल ही दिए थे, पर फना उसे बीच में ही जब रुकने को बोल देती है, तो विक्रम को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो खुद को अब कंट्रोल नहीं कर सकता और फना को भी विक्रम की हार्डनेस चुभने लग जाती है। फना को चुभन सी महसूस होती है, तो विक्रम की चेस्ट पर मुक्का मारते हुए बोली, हट जाइए आप, मैं आपको मना कर रही हूँ, फिर भी मेरे क्लोज आ रहे हो। विक्रम फिर से फना की आंखों में देखने लग जाता है, जिससे फना शर्मा जाती है। वो गुस्से से बोली, ऐसे मत देखिए मुझे, जानती हूँ मैं आपकी ये ट्रिक जो मुझे आंखों से फंसाने की है ना। बच्ची नहीं हूँ, मुझे सब समझ में आ रहा है। फना विक्रम का चेहरा देखती है और उसके माथे पर पसीने की बूंदें। उसके बाद वो गहरी सांस छोड़कर बोली, क्यों नहीं सुन रहे हो? जाइए, मैं आपके लिए ही बोल रही हूँ। विक्रम फना का मुंह बंद कर देता है। बहुत बोलने लग गई है उसकी मोटू, अब उसे समझाएगी कि क्या करना है। फना ने विक्रम की गर्दन में अपनी बाहें डाल दी और फिर उसे चिढ़ाने लग जाती है। विक्रम फना के कपड़ों को रिमूव करते हुए उसके मोटे मोटे होठों को शक करने लग जाता है।
फना भी समझ जाती है कि शायद अब वो नहीं विक्रम को रोक पाएगी और उसे रोकना नामुमकिन हो गया था। फना विक्रम का साथ देने लग जाती है। विक्रम फना के उभारों पर किस कर रहा था। फना गहरी गहरी सांस लेने लग जाती है, क्योंकि विक्रम जब उसके इतने नजदीक आता है तो वो भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है। विक्रम भी देख सकता था कि उसकी मोटू कैसे पागल हो रही है। अभी तक फना, जो विक्रम को मना कर रही थी, अब वो विक्रम को खींचने लगी और अपनी आंखों से विक्रम को इशारा करती है कि इतना देर क्यों कर रहे हो। वही विक्रम ये देखकर तिरछा मुस्कुरा देता है कि उसने फना को अपनी इतनी गंदी आदत डाल दी थी कि उसकी मोटू उसके बिना नहीं रह सकती। विक्रम जानता था कि कैसे उसे इम्प्रेस करना है अपनी मोटू को। विक्रम फना के पैरों को जैसे ही स्प्रेड करता है, फना पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाती है और विक्रम उसके कपड़ों को वॉशरूम के कोने में फेंक देता है, जिससे फना विक्रम से नजरें नहीं मिलाती है। विक्रम उसकी थाई पर किस करता है और फना की सांस भारी हो जाती है। वो मोर्निंग करने लगती है। फना की आवाजें विक्रम को इतनी ज्यादा सेड्यूस कर रही थीं कि विक्रम भी नशीली आंखों से उसे देखता है। दोनों के ऊपर एक सुरूर चढ़ा हुआ था और आंखों में ऐसा नशा था एक दूसरे को पाने का कि अब दोनों में से कोई भी नहीं रुकना चाहता था। अंजाम के परवाह नहीं करते हैं दोनों, और उसके बाद विक्रम अपने भी कपड़े रिमूव कर देता है। फना विक्रम की बॉडी को देखकर वापस से उसे अपनी तरफ खींच लेती है और चूमने लग जाती है। आह सर, आई वाना इनसाइड यू, विक्रम अपनी मदहोश आवाज में बोला। विक्रम फना को अपने ऊपर कर लेता है और उसे अपने आगोश में भरता है। फना की आह निकल जाती है। आह सर, फना अपनी बॉडी मूव करने लगती है। विक्रम के पकड़ उस पर टाइट हो जाती है। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। विक्रम जब फना की बॉडी को देख रहा था, फना अपने हाथों को आगे बढ़ाकर खुद के उभारों को ढक लेती है। विक्रम का उसे यूं देखना फना को शर्मसार कर रहा था। जिस पोजीशन में वो थी, वो तो और ज्यादा अनकंफर्टेबल थी। विक्रम फना को चिढ़ाते हुए बोला, तुम क्या हाइड कर रही हो मुझसे? सब कुछ देख चुका हूं मैं, मोटू। विक्रम फना की कमर को सहलाते हुए बोलता है, तुम्हें पूरा फील कर रहा हूं मैं, मेरे ऊपर हो तुम, और तुम्हारी बॉडी के अंदर और कुछ बचा है छुपाने के लिए तुम्हारा। यूं तुम अनकंफर्टेबल तो नहीं हो? फना ने विक्रम को देखते हुए कहा, आप मुझे ऐसे देखना बंद करिए, वरना मैं कुछ भी नहीं करूंगी। सपने में तो मुझे इमेजिन करते हुए तुम बहुत कुछ करती हो। क्या ऐसे ही करते हैं हम तुम्हारे ड्रीम में? फना के गाल टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं। वो सोचने लग जाती है कि इनको कैसे पता? क्या ये चार मेरे मन को रीड कर सकते हैं? विक्रम हंसने लग जाता है और उसके बाद वो एकदम से फना को पलट देता है। फना हैरान हो जाती है। विक्रम उसे वापस अपने आगोश में भर लेता है। विक्रम ने फना के होठों को चूमते हुए उसे पर जोर आजमाना शुरू कर दिया। आह मम्मा! विक्रम ने फना के मुंह पर हाथ रख दिया। फना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो विक्रम की आंखों में देखती है और फिर अपनी आंखें धीरे से बंद कर लेती और विक्रम को फील करने लगती है। विक्रम फना के पैरों को पकड़ लेता है और जैसे ही उसे वापस से पलटता है, फना कराह उठी। विक्रम ने फना को हग कर लिया पीछे से और फिर उसकी बैक पर किस करने लगा। जैसे ही विक्रम ने वापस उसे अपनी आगोश में भरा, फना की आंखें बंद हो जाती हैं। वो अपने होठों को काट लेती है। वो अपने नाखूनों को यहाँ वहां पर मार रही थी ताकि कुछ पकड़ सके। विक्रम की इन हरकतों से शर्माने लग जाती है। कोई भी उन दोनों को देखकर शर्म से पानी पानी हो सकता था। दोनों के बीच की सारी शर्म तो पानी पानी हो गई थी। फना ने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि इतने शांत दिखने वाले सर इतने ज्यादा वाइल्ड हो सकते हैं। विक्रम की वाइल्डनेस से ही फना को मोहब्बत थी। विक्रम का वो जुनून, पागलपन उसे इतना ज्यादा पसंद था कि वो उसे इमेजिन करती है। विक्रम बिल्कुल सही था कि फना सपने में उसके साथ सेक्स करती है, लेकिन ये बात इन्हें कैसे पता? पर फना को अब घबराहट हो रही थी। कहीं ये माइंड रीडिंग तो नहीं करते हैं मेरी? ये कौन सी ट्रिक होती है लड़कियों को बहकने की? विक्रम जब देखता है कि उसकी मोटू उसका साथ देने की बजाय कौन से ही ख्यालों में खोई हुई है, जिससे वो उसे घूरने लग जाता है। इतनी हसीन मोमेंट में ये किसके ख्यालों में खोई हुई है?
विक्रम जैसे ही जोर आजमाता है, फना दर्द से कराह उठती है और उसकी नजर विक्रम पर जाती है। विक्रम फना के साथ रुढ़ हो जाता है और उतना ही इंटेंस। फना ने उसके कंधे को पीछे करते हुए कहा, क्या हुआ अचानक से आपको? ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे हर्ट हो रहा है। किसके बारे में सोच रही थी तुम? वो भी इस मोमेंट में, जब हम दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे हैं। तुम किसके बारे में सोच रही हो? कोई तीसरा है क्या? विक्रम के सवाल ने फना को हंसने पर मजबूर कर दिया था, पर वो हंसती नहीं है। विक्रम को चिढ़ाने के लिए बोली, मुझे नहीं करना, आप हट जाइए। मैं किसी और के बारे में सोच रही थी। मेरा मन नहीं कर रहा है, फना ने इतराते हुए कहा। विक्रम ने गुस्से से फना के जबड़े को पकड़ते हुए कहा, तो मैं बिल्कुल सही था। तुम किसी तीसरे के बारे में सोच रही थी। इस वजह से तुम्हारा मेरे साथ मन नहीं कर रहा। विक्रम इतना ज्यादा जोर लगा देता है फना पर कि फना की आंखें ही लगभग बाहर आने वाली थीं। इतना दर्द होता है उसे, और वो विक्रम को देखते हुए बोली, क्या कर रहे हो? जान लोगे क्या मेरी? किसके बारे में सोच रही थी? मुझे अभी के अभी जानना है। कोई तीसरा है क्या? कौन है जो मुझसे ज्यादा तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हो चुका है? इतने डीप मूवमेंट में तुम किसी और के ख्यालों में खोई हुई हो। इसे इग्नोर नहीं कर सकता मैं। विक्रम ने एक एक शब्द को दांत पीसते हुए कहा, और उसके शब्दों में फना के लिए वार्निंग थी। फना डर जाती है और विक्रम की आंखों में देखते हुए बोली, कुछ भी नहीं था। मैं तो बस आपको परेशान कर रही थी। अब रुक जाइए। इतनी जोर लगाओगे तो फिर मैं सुबह चल भी नहीं पाऊंगी। विक्रम ने फना के पैरों को और ज्यादा मोड़ दिया और उसके ऊपर झुक गया, जिससे फना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो विक्रम को देखते हुए बोली, पनिश कर रहे हो मुझे? मैं तो बस मजाक कर रही थी। मैं किसी और के बारे में क्यों सोचूंगी? आहा, सर, सॉरी। सॉरी फॉर वॉट बेबी डॉल? विक्रम फना की गर्दन को पकड़कर बोला, और जैसे ही वो उसकी गर्दन पड़कर उसे पर जोर आजमाने लग जाता है, फना अपने सूजे हुए होठों को दांत के नीचे दबा लेती है। उसके बाद वो विक्रम की पैशनेट हरकतों को बस बर्दाश्त करने लग जाती है। तभी अचानक से फना के कमरे में किसी की आवाज आती है। फना, कहाँ हो तुम? बालकनी में हो क्या? फना डर जाती है, क्योंकि ये आवाज तो उसके पापा की है। फना भूल गई थी कि वो इस टाइम उससे मिलने आते हैं कमरे में। अगर उन्होंने उसे नहीं देखा, तो और कहीं उन दोनों के इंटिमाइज की आवाज बाहर तो नहीं जा रही। वो दोनों इंटरकोर्स कर रहे थे। कहीं ये बात उसके पापा को पता चल गई तो वो उसकी जान ले लेंगे, विक्रम को भी मार डालेंगे। फना खौफ से भर जाती है और एकदम से विक्रम को रोक देती है और उठकर बैठने लग जाती है। उसे तो ये तक नहीं पता था कि कमरा साउंड तो प्रूफ था या फिर नहीं। कहीं बाथरूम की आवाज बाहर तो नहीं जा रही। वो एकदम से विक्रम को रोकते हुए उसके कान में बोली, प्लीज सर, प्लीज स्टॉप इट। विक्रम फना की गर्दन को छोड़ता नहीं है। वही फना इस वक्त अनफेयर पोजीशन में थी। वो विक्रम के साथ उलझी हुई थी। वो दरवाजे की तरफ देखती है। विक्रम फना के चेहरे पर डर देखकर तिरछा मुस्कुरा देता है और जोर आजमाता है, तो फना उसे गुस्से से देखती है, जैसे बोल रही हो, रुक जाइए वरना आपकी लस्ट हमें मुसीबत में डाल देगी। विक्रम फना के ऊपर झुकता है, जिससे फना की आंखों में एक बार फिर से आंसू आ जाते हैं। लेकिन उसका दिमाग बिल्कुल भी इस वक्त इंटरकोर्स की तरफ नहीं था, बल्कि वो डर की वजह से पसीना पसीना हो गई थी। उसके पापा कमरे के बाहर है, और अगर उन्होंने उन दोनों को ऐसे देख लिया तो। फना विक्रम को रोक तो देती है, लेकिन उससे आजाद नहीं हो पा रही थी। वो विक्रम को धकेलने की कोशिश करती है, लेकिन विक्रम बाहर ही नहीं निकल रहा था। वो फना के अंदर और बुरी तरीके से इंटर कर जाता है। आहा! फना अपना हाथ उठाकर मुंह को प्रेस करती है। विक्रम धीरे धीरे मूवमेंट करता है। फना बिल्कुल भी आवाज नहीं करती है। धर्मेंद्र ने फिर से फना को आवाज दी, बेटा, कहाँ हो आप? पापा से नाराज हो? बाथरूम में हो क्या तुम? फना विक्रम को खुद से दूर करती है। फना उठकर बैठने लग जाती है, तो विक्रम उसे और अपने पास खींच लेता है, लेकिन उसे जाने नहीं देता है। फना तो जैसे फंस गई थी। वो विक्रम को आंखें दिखाती है, पर विक्रम उसे इग्नोर कर देता है और अपनी हरकतों को जारी रखता है। फना ने धीरे से बोलने की कोशिश की,
लेकिन उसके मुंह से कराहने की आवाज निकलती है। वो वापस अपना मुंह बंद कर लेती है। विक्रम फना को सता रहा था और उसके लिए ये मूवमेंट बहुत ही ज्यादा एंजॉयफुल था। फना विक्रम की आंखों में देखती है। वो उसे रिक्वेस्ट करने लग जाती है कि प्लीज सर, बंद करिए, मुझे कम से कम पापा से बात तो करने दीजिए। फना को जैसे ही वापस अपने पापा की आवाज सुनाई देती है, उसने धीरे से कहा, पापा, मैं वॉशरूम में हूँ और शॉवर ले रही हूँ। फना की आवाज सुनकर धर्मेंद्र ने गहरी सांस ली, वरना वो अभी सिक्योरिटी गार्ड को बुलाने वाला था। उसे लगा था कि फना यहाँ से भाग गई है, लेकिन वो तो बाथरूम में थी। धर्मेंद्र कमरे से बाहर चले जाते हैं। वही फना जब अपने पापा के जाने की आवाज सुनती है तो वो गहरी सांस छोड़ती है और गुस्से में विक्रम को देखती है। विक्रम तिरछा मुस्कुरा देता है और फना की बैक पर किस करता है। असल में फना ने विक्रम से लड़ने की बहुत कोशिश की थी, छूटने के लिए, पर विक्रम के आगे वो कहीं टिक सकती थी। वो ठंडे फर्श पर पेट के बल पड़ी हुई थी। जब वो भागने की कोशिश कर रही थी तो विक्रम उसका पैर पड़कर खींच लेता था। इससे फना बाहर नहीं जा पा रही थी। वो किसी तरीके से खुद को कंट्रोल करती है। विक्रम फना पर छाते हुए बोला, मोटू, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे लड़ सकती हो? इतनी स्ट्रांग हो गई है तुम। फना ने मुंह बनाते हुए गुस्से से कहा, मैं आपकी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। ऐसा कौन करता है? कुछ मिनट के लिए आप रुक नहीं सकते हो क्या? तुम मेरे साथ लड़ रही थी ना, और लड़ोगी मुझसे। विक्रम वापस फना को पलट देता है और उसके पैरों को होल्ड कर लेता है, जिससे फना मुंह फुला लेती है और विक्रम का साथ बिल्कुल भी नहीं देती है। वो विक्रम को इग्नोर करने लग जाती है, जिससे विक्रम उसकी गर्दन पकड़कर उसे बहकाने लग जाता है। फना की गर्दन को जिस तरीके से सहलाता है कि एक बार फिर से उसकी ही हो जाती है और वापस खोसी जाती है। फना ने फुसफुसाते हुए कहा, आपको बिल्कुल भी कदर नहीं है मेरी। पापा ने अगर सुन लिया होता ना हम दोनों के इंटरकोर्स की आवाज, तो फिर ये आखिरी बार होता। खुद पर थोड़ा तो कंट्रोल रखिए। विक्रम फना को अपनी चेस्ट दिखाते हुए बोला, तुमने जो नाखून से मुझे मारा है उसका क्या? मुझे कभी खुद से दूर करने की हिम्मत मत करना। तुम सिर्फ मेरी हो। समझ में आया तुम्हें? मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारा बाप हमें साथ देख लेता तो मैं उसकी आंखें निकाल देता। समझी तुम? विक्रम की धमकी से फना डर ही जाती है। वो विक्रम को आंखें छोटा कर देखते हुए बोली, आपको क्या लगता है ये कोई मजाक चल रहा है? तुम्हें क्या लगता है मोटू, मैं मजाक कर रहा हूँ? इस वक्त मैं कोई मजाक के मूड में नहीं हूँ। विक्रम ने अपने गुस्से भरी आवाज में कहा और फिर वापस से फना पर जोर आजमा देता है। फना तो छोटे से गुड्डे की तरह गोल मटोल सी विक्रम के कब्जे में थी। वो बॉल बन गई थी और उसकी हिलती हुई बॉडी को देखकर विक्रम पागल हो रहा था। करहाने की आवाज वक्त के साथ और तेज होने लग जाती है। विक्रम और फना बैठे हुए थे। फना विक्रम की चेस्ट पर सर रखकर आंखें बंद करके लेटी हुई थी। विक्रम उसके बालों में हाथ घुमाते हुए कुछ सोच रहा था। फना ने धीरे से आंखें खोलकर बाथरूम का हाल देखा। ऐसा फील हुआ जैसे कि यहाँ पर थोड़ी देर पहले जंग लड़ी गई हो। सारा सामान इधर उधर बिखर गया था और फना के पैरों के निशान बाथरूम में फैले पड़े थे। क्योंकि उसने भागने की जब कोशिश की थी तो विक्रम ने उसे जिस तरीके से रोका था वो वाकई में शर्मनाक था। विक्रम अपनी मोटू के माथे को चूम लेता है और फना विक्रम के पोम पोम को दबाते हुए उसे चिढ़ाने लगती है। विक्रम फना के मोटे गालों को खींचता है और फिर उसके गालों को सहलाने लगता है। फना छोटा सा पांडा लग रही थी। थोड़ी देर बाद फना सो जाती है और विक्रम उसे देखते हुए उसे बाथरूम से बाहर निकालता है। उसके बाद विक्रम फना को बेड पर लाकर लेट देता है। विक्रम जैसे ही उसे ब्लैंकेट से ढकता है, दूसरे ही पल फना के कमरे की लाइट चली जाती है। विक्रम की आंखें सर्द हो जाती हैं। विक्रम अपने कपड़े पहनता है और उसके बाद वो फना के कमरे से बाहर निकलता है। विक्रम के होठों पर तिरछी स्माइल आ जाती है। अपनी डेंजरस स्माइल के साथ वो सामने से जा रहा था, क्योंकि पूरे पैलेस की ब्राइटनेस चली गई थी और ये पहली बार हुआ था। गजेंद्र गुस्से से अपना फोन निकालता है और उसके बाद वो किसी को कॉल करता है।
धर्मेंद्र अपने कमरे से बाहर आता है। वो किसी शख्स से टकरा जाता है। ये कोई और नहीं, विक्रम था। विक्रम धर्मेंद्र को देखता है। धर्मेंद्र को लगता है कि कोई बॉडीगार्ड है। भावेश को समझकर उसने कहा, भावेश, चेक करो जाकर कि आखिर क्या हुआ है। पैलेस की लाइट कैसे चली गई? ये पॉसिबल ही नहीं है। सिक्योरिटी चेक करो, हमें कोई गड़बड़ लग रही है। विक्रम वहां से चला जाता है और पीछे घूमकर अपनी डरावनी मुस्कान के साथ धर्मेंद्र को देखता है और फिर वहां से निकल जाता है। विक्रम ने अपने शेड्स लगाए और उसके बाद वहां से गायब हो जाता है। भावेश धर्मेंद्र के पास आता है। धर्मेंद्र ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें कहा था ना कि जाकर चेक करो। भावेश ने धर्मेंद्र से कहा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो अभी आया हूँ, बॉस। धर्मेंद्र की भौहें तन जाती हैं। फिर वो कौन आदमी था जो उससे टकराया था? अगली सुबह फना सोकर उठती है। उसके बाद वो डरते हुए चेक करती है अपने कमरे में, तो विक्रम जा चुका था। उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वो अपने कपड़े चेंज कर बाहर आती है तो देखी है कि सब कुछ नॉर्मल था। कुछ भी नहीं हुआ था। फना अपने पापा और दादू से आकर मिलती है। वो दोनों नॉर्मली बिहेव करते हैं। फना गहरी सांस छोड़कर अंदर आती है। उसके बाद वो कॉलेज के लिए रेडी होकर निकल जाती है। फना की तो जान में जान आ गई थी। ये जानने के बाद कि सब कुछ नॉर्मल था और किसी को पता नहीं चला कि यहाँ पर विक्रम आया है। फना जब कॉलेज पहुंचती है तो तारा उसका चेहरा देखकर बोली, आज बहुत ग्लो कर रही है, कुछ बात है क्या? फना ने तारा को देखते हुए कुछ बोलना चाहा तो वो देखती है कि सामने से विक्रम आ रहा था। ये देखकर फना गुस्से से मुंह फुला लेती है। वो तारा का हाथ पकड़कर बोली, चल, यहाँ से चलते हैं। अरे, क्या हुआ है तुझे? आज माधव सर को देखकर क्यों भाग रही है तू? इन्हें देखने के लिए तो तू तड़पती रहती है। तारा ने फना को छेड़ते हुए कहा, तो फना ने गुस्से से कहा, ये आदमी बस ऊपर से ही शरीफ दिखता है, अंदर से तो ये एक वाइल्ड एनिमल है। मैं ही सिर्फ जानती हूँ उसका दूसरा साइड। तू कहना क्या चाहती है? तो फना तारा को कैंटीन में ले जाकर सब कुछ बताती है कि कल रात क्या हुआ था। तारा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है, मानो जैसे कि वो कुछ सस्पेंस मूवी का कोई सीन सुनकर इमेजिन कर रही हो। माधव सर के अंदर इतनी गट्स कहाँ से आ गए कि वो पैलेस में घुस गए और वो भी तेरे कमरे तक पहुंच गए। तुम दोनों ने इंटरकोर्स भी किया और पकड़े भी नहीं गए। ये हो क्या रहा है? इनके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि इन्हें मौत का डर नहीं लगता है? तेरी फैमिली ने अगर गलती से भी पकड़ लिया होता तो उनके टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए होते। कोई भी इन्हें ढूंढ नहीं पाता, और तो और ये बचकर निकले कैसे? जहां तक मुझे पता है कि तेरे घर में इतनी हार्ड सिक्योरिटी होती है कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। फिर ये आदमी कैसे पहुंच गया वहां पर? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। फना माधव सर जैसे दिखते हैं वैसे हैं नहीं, इनकी पर्सनालिटी बहुत अलग है। फना ने भी तारा की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये बहुत डेंजरस है। कल रात मैंने इनका एक अलग ही रूप देखा है। ऐसा लग रहा था ये आदमी जैसा खुद को दिखाता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या मैं कुछ मिस कर रही हूँ? तारा फना की क्लीवेज को देखती है, थोड़ा सा नीचे कर। वहां पर लव बाइट का निशान था। फना थकी हुई थी और चल भी ठीक से नहीं पा रही थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि कल रात कितना पैशनेट हुआ होगा सब कुछ। फना ने तारा को दूर करते हुए कहा, ये तू क्या कर रही है? तुझे शर्म नहीं आती है क्या? तुझे करते हुए शर्म नहीं आई, मैं देखने में क्यों शर्माऊंगी भला? तारा ने फना के मजे लेते हुए कहा, फना, मैं सच कहूं तो मुझे माधव सर में कुछ गड़बड़ लगती है। तूने उनकी आंखें देखी है, वो तुझे कैसे देखते हैं? तेरी फैमिली में घुसना कोई आम बात नहीं है। जरूर हम कुछ मिस कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा है तूने। जिस तरीके के माधव सर दिखते हैं उनका वजूद वो है ही नहीं। उनका अस्तित्व हमारी सोच से परे है। शायद वो प्रोफेसर है ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो यहाँ पर सिर्फ तेरे लिए आए हैं? इस पर फना ने तारा के थ्रिलर मन को रोकते हुए कहा, ओके, बस अब चलते हैं हम क्लास अटेंड करने, अदरवाइज टीचर कंप्लेंट कर देगी हमारी। धर्मेंद्र ने कल किसी से कहा नहीं, लेकिन उसे शक हो गया था।
वो सीसीटीवी फुटेज के पास बैठा हुआ था और अपने घर के हर कोने की सीसीटीवी फुटेज को वो सुबह से चेक कर रहा था। कहीं तो उसे क्लू मिलेगा, क्योंकि जिस इंसान से वो टकराया था उसकी फ्रेग्रेंस अलग थी। कहीं कोई यहाँ पर उसकी बेटी को नुकसान पहुंचाने तो नहीं आया? क्या वो आदमी विक्रम भारद्वाज था? ये सोचकर ही धर्मेंद्र अपने हाथों की मुट्ठियां बना लेता है। विक्रम भारद्वाज को वो वापस से कभी अपनी बेटी की जिंदगी में नहीं आने देंगे। वो आदमी उन लोगों से दूर रहेगा, वरना जान से जाएगा। जब पूरे पैलेस की ब्राइटनेस चली गई थी, उसका सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं वो, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आता है, क्योंकि उस आदमी ने अपना फेस कवर कर रखा था। लेकिन एक फोटो जैसा था जो नाइट में भी कैप्चर करता था सब कुछ। जब वो लोग उसे चेक करते हैं तो उसमें उन्हें एक आदमी दिखाई देता है जिसकी हाइट 6 फुट 3 इंच के करीब की थी और उसकी बॉडी भी स्ट्रांग नजर आ रही थी। उसकी नजरें कैमरा को देखती हैं और तिरछा मुस्कुराता है। वो जैसे उन लोगों को बोल रहा हो कि मैं आ गया हूं, जो करना है कर लो। वो कैमरे की तरफ देखकर अपने हाथ को पंच करता है और उसके बाद वहां से चला जाता है। उसकी आंखों में खौफ नहीं था, उसकी आंखें चमक रही थीं। ये देखकर धर्मेंद्र गुस्से से अपने लैपटॉप को बंद कर देता है और उसकी आंखें सर्द हो जाती हैं। उसने भावेश को बुलाया और कहा, पता करो कि कौन है ये आदमी, कौन चुपके से हमारे घर में घुस आया और हमें पता भी नहीं चला। भावेश, तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? तुमसे ये गलती की उम्मीद नहीं थी हमें। कौन है ये आदमी? और पता करो कि विक्रम भारद्वाज कहाँ है, मर गया या फिर जिंदा है, क्योंकि इसकी आंखें हमें उसकी याद दिला रही हैं। भावेश ने भी लैपटॉप को उठा लिया और उसके बाद वो लेकर चला जाता है। पहली बार जिंदगी में उससे चुक हुई थी। आज तक कभी उसके काम पर उंगली नहीं उठी, लेकिन जब उसे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे तो ये उसे खटक रहा था। गजेंद्र को भी इसकी खबर लग जाती है। फिर वो अपने कुछ गुप्त आदमियों से छानबीन करवाने लग जाता है। उन्हें शक था एक ही आदमी का, और वो था विक्रम भारद्वाज। शायद वो आ चुका है और वो यहाँ पर फना के लिए ही आया था। फिर उसे लेकर क्यों नहीं गया? आखिर वो करना क्या चाहता है? उन्हें कंफर्म करना होगा कि क्या विक्रम भारद्वाज जिंदा है या वो मर चुका। फना कॉलेज में बैठी हुई थी। पूरे लेक्चर में उसने विक्रम से नजरें नहीं मिलाई थी, क्योंकि जब जब वो विक्रम की तरफ देख रही थी उसे याद आ रहा था कि कल रात उन दोनों ने क्या किया था। सुबह के वक्त जब विक्रम फना को नहीं दिखाई दिया तो फना ने सोच लिया था कि विक्रम का काम तमाम हो चुका है, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। ऐसे ही नेगेटिव थॉटों के साथ वो कॉलेज आई थी, घबराते हुए, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं लग रहा था कि उसके दादू और उसके पापा को शक हो चुका है उस पर। भले ही वो जता नहीं रहे हो, सकता है कि वो उसके पीछे से ही विक्रम को गायब करवा दे। लेकिन विक्रम को इतना चिल देखकर वो समझ गई थी कि कुछ भी नहीं हुआ। विक्रम अपनी मोटू को देखता है। इतनी प्यारी लग रही थी, हुस्न की मल्लिका है उसकी मोटू। सोनाक्षी भी नोटिस करती है कि कुछ गड़बड़ है। सर, फना को ऐसे क्यों देख रहे हैं? इन दोनों के बीच में कोई खिचड़ी पक रही है क्या? मुझे इसका पता लगाना ही होगा, क्योंकि ये मेरे लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। ये सोचते ही सोनाक्षी तिरछा मुस्कुरा देती है, क्योंकि उसे अब यकीन होने लगा था अपने सर पर इन दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। धीरे धीरे शाम हो जाती है। गजेंद्र अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और भावेश उसे इन्फॉर्म कर रहा था कि विक्रम भारद्वाज इंडिया छोड़ चुका है। अचानक से वो एक दिन गायब हो गया और अब उसका कोई पता नहीं। उसकी फैमिली भी उसे ढूंढ रही है, लेकिन विक्रम भारद्वाज का कोई पता नहीं। वो अपना घर बहुत पहले ही छोड़ चुका था और अब तक वो वापस नहीं आया है। मुझे लगता है कि ये आदमी कोई और नहीं, विक्रम भारद्वाज है। और जिस तरीके से वो कैमरे में देखकर तिरछा मुस्कुरा रहा है, हमें लगता है कि वो सामने से चैलेंज कर रहा है और हमें बताना चाहता है कि वो आ चुका है। गजेंद्र गुस्से से टेबल पर लात मारता है। इस बार ये हमारी पोती को छू भी नहीं पाएगा। तैयारियां करो, अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। गजेंद्र के आर्डर पर धर्मेंद्र एंट्री लेते हुए बोले, लेकिन अभी हमारी बेटी बहुत छोटी है, हम कभी भी उसे खुद से दूर नहीं जाने देंगे। समझे आप? आपके इस फैसले के हम खिलाफ है।
गजेंद्र ने गुस्से से धर्मेंद्र को देखते हुए कहा, तुमसे किसी ने पूछा क्या? शादी की तैयारी करो, क्योंकि विक्रम भारद्वाज हमसे नहीं जीत सकता। और तुम अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहते हो या फिर नहीं? जानते हो ना कि उसने तुम्हारी बेटी के साथ क्या किया है? उस जानवर के चुंगल से बचाने के लिए हमें फना की शादी करनी होगी। तुम शादी की तैयारी करो, बाकी हम संभाल लेंगे। फना तारा के साथ आज घूम रही थी बाहर और विक्रम भारद्वाज फना के साथ पीछे बैठा हुआ था। कार में पार्टीशन लगा हुआ। सर, अब मुझे जाना होगा। छोड़िए, बहुत वक्त बिता लिया आज हमने। विक्रम ने फना को देखते हुए गुस्से से कहा, तुम हर 5 मिनट के बाद यही बोलती हो और हमें इरिटेट होने लगा है। इतनी भी जल्दी क्या है तुम्हें घर जाने की? मुझसे दूर भागने की कोशिश कर रही हो? विक्रम को गुस्से में देखकर फना ने कहा, पापा डांटेंगे मुझे, इतने सवाल पूछेंगे, क्या जवाब दूंगी मैं? विक्रम ने फना की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारा वो बाप ना। खबरदार, जो आपने मेरे पापा के बारे में कुछ कहा तो आपको छोड़कर चली जाऊंगी मैं, हमेशा हमेशा के लिए। विक्रम की आंखें छोटी हो जाती हैं फना की धमकी सुनकर। तुम मुझे अब वार्निंग दे रही हो? हम सर, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि आप मेरे पापा की डिसरिस्पेक्ट करते हो। वो आपके होने वाले ससुर है, थोड़ी तो रिस्पेक्ट करिए। तुम्हारा वो बाप मेरा कुछ नहीं लगता, तो मैं भी फिर आपकी कुछ भी नहीं लगती हूँ, समझे आप? विक्रम फना की कमर को मसल देता है गुस्से में आकर, तो फना उस पर चिल्लाते हुए बोली, अगर हमारी बेटी हुई और उसके सामने कोई आपके बारे में कुछ बोलेगा, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो चुपचाप सुन लेगी? फना के क्वेश्चन पर विक्रम ने फना की आंखों में देखा। आज पहली बार उसकी मोटू ने ऐसी बात की थी जिसका जवाब विक्रम के पास नहीं था। विक्रम फना के पेट को देखता है और उसे कुछ याद आने लगता है। अगर फना का मिसकैरेज नहीं हुआ होता तो उनके बच्चे दुनिया में आ चुके होते और विक्रम की गोद में होते। पहले तो विक्रम इस बारे में सोचकर कुछ फील नहीं करता था, लेकिन जब से फना से दूर हुआ था उसे भी कुछ तो चाहिए था। क्या एक बेटी का प्यार अपने बाप के लिए ऐसा ही होता है? विक्रम ने खुद से सवाल किया। क्या उसकी बेटी भी उसके लिए ऐसे ही स्टैंड लेगी? विक्रम फना के पेट को घूर रहा था। मोटू, अब तैयार हो जाओ, मुझे बच्चे चाहिए। विक्रम ने जैसे ही कहा, फना को खांसी आ जाती है। विक्रम फना की स्कर्ट को ऊपर कर कर देखने लग जाता है, तो फना अपनी स्कर्ट नीचे करते हुए बोली, क्या कर रहे हैं? एक दिन में बच्चे नहीं आ जाता है, उसके लिए टाइम लगता है। अभी अचानक से आपको बच्चा क्यों चाहिए? तभी विक्रम ने फना को जवाब देते हुए कहा, क्योंकि वो मेरे लिए स्टैंड लेगी, वो भी अपने पापा के लिए लड़ेगी। विक्रम के मुंह से ये सुनकर फना को हंसी आ जाती है। हाँ 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 सर। विक्रम की आंखें छोटी हो जाती हैं। फना के हंसने पर विक्रम जब उसे छोटी आंखें कर देखता है तो फना थोड़ा सहम जाती है। उसे लगता है कि शायद उसने गलत वक्त पर हंस दिया, क्योंकि विक्रम के चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन थे। वो एकदम से फना को लेदर सीट पर धकेल देता है। वो उसके ऊपर आते हुए बोला, अब हंसोगी नहीं तुम? बहुत चमक रहे थे तुम्हारे दांत। मैंने कोई मजाक किया था क्या? मुझे सच में बच्चा चाहिए। ये सुनकर फना ने विक्रम को देखते हुए कहा, सर, आप कैसे बच्चों जैसी बातें करते हो? मैं खुद एक बच्ची हूँ, छोटी सी। अभी मैं कहाँ से बच्चे कर सकती हूँ? हमारी शादी भी